तो बेटा ये जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लेक्चर 1 है। जैसे कंपाउंड एंगल को हमने बोला था कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट पार्ट होता है, ऐसे ही मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है। ट्रिगो 2 इसको बोल सकते हैं, जैसे उसको मैंने ट्रिगो 1 बोला था। एक थर्ड पार्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसे हम इसके बाद पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी हम ट्रिगो 2 पढ़ रहे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये करता क्या है वो सुनिए। जैसे आपने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व की होंगी, मेरा मतलब है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की तो वेरिएबल की वैल्यू निकाल के देते हैं ना, फैक्टराइज वगैरह करके एक्स की वैल्यू निकाल के देते हैं। लोग में कुछ इक्वेशन सॉल्व की होगी। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू निकाल के देना, यही होता है बेटा। अच्छा, तो अगर इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू निकाल कर देना, तो बेटा यहाँ पर भी हमें एक्स की कुछ वैल्यूज निकाल के देनी होगी। जैसे मान लीजिए मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ बेटा, मैंने बोला कि इफ साइन एक्स इक्वल टू 1/2 देन एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सीधी बात। तो भैया आप जानते हैं कि x इक्वल टू अगर यहाँ π/6 रखा जाता है तो बेटा क्या आता है, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 आती है। तो आंसर इज x इक्वल टू π/6। तो वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी, मतलब हमने इक्वेशन सॉल्व कर दी। लेकिन बेटा दिक्कत दूसरी आएगी, साइन और इन सब में क्या होता है, चीजें रिपीट होती है ना। अगर मैं बोलूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में x इक्वल टू π-π/6 मतलब 5π/6, तो बेटा इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो भी यहाँ रखोगे तो साइन 5π/6 भी 1/2 होगा, क्योंकि बेटा वही वैल्यू को रिपीट करता रहता है ना खुद की। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी दे दिया, वही उसी वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाके दे दिया, उसी वैल्यू को थर्ड क्वाड्रेंट में भी ले जाके दे दिया। तो बेटा सेम वैल्यू आने पर वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक्स की मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है। इसलिए हमने यहाँ एक पैटर्न अपनाया कि जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक बेटा मैंने कर दिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक मैंने कर दिया बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा मैंने कर दिया बेटा जनरल सॉल्यूशन। एक मैंने कर दिया बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक मैंने कर दिया जनरल सॉल्यूशन। मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन को बोल दिया कि अगर हमारा जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां रखनी चाहिए। अगर x की वैल्यू हमने जो है बेटा 0 से 2π के बीच में रखी, अगर हमने x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में रखी, अपना जो एंगल है जो निकल के आया, देन दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आप ध्यान रखें भैया कि अगर किसी ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन मांगा है तो एंगल 0 से 2π के बीच का ही दे, सही है। अच्छा और देखिए, जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया कि यार अगर 10 की वैल्यू इफ 10x इक्वल टू 1 है, इफ 10x इक्वल टू 1 देन फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बेटा मुझे x की वैल्यू सिर्फ 0 से 2π में देनी है। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 1 वैल्यू मतलब 10 की पॉजिटिव वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और थर्ड में होगी। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/4 और बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में π/4 का जो मल्टीपल होता है 5 + π/4, ये भी 2π 0 से 2π है, ये भी 0 से 2π है। तो 0 से 2π में सिर्फ x की दो ही वैल्यू आ पा रही है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर आ गए। दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए हमारे बेटा। तो मतलब कभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन मांगे तो जो एंगल जो हमें निकालना है उसको कहां से कहां रखें बेटा, उसको सिर्फ 0 से 2π के बीच में ही रखें, सही है। अब बात आती है जनरल सॉल्यूशन की। तो बेटा अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूंगा यहाँ पे, तो जनरल सॉल्यूशन में एक जनरल सॉल्यूशन इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा मैं इसी में इसको हटा रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं। देखिए बेटा जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो कुछ ऐसा है, जैसे मान लो मैं 10x इक्वल टू 1 मुझे दे दिया, मुझसे बोला कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन।
तो बेटा देखो x इक्वल टू क्या चलेगा, यहाँ पर पाई बाय 4 भी चलेगा, x इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 4 भी चलेगा, x इक्वल टू अगर हम 0 से 2 पाई की बात ना करें और आगे भी अगर ले पाई वैल्यू को, तो बेटा 2 पाई प्लस पाई बाय 4 रखोगे तो भी वही वैल्यू आएगी, 3 पाई प्लस पाई बाय 4 रखोगे तो इसको भी सिंप्लीफाई करके वही वैल्यू आएगी 1 आएगी, तो चलता जाएगा ना ऐसे करके। तो बेटा बात ऐसी है कि सारे सॉल्यूशंस को, जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल थे, बट ऐसे तो बहुत इन्फिनिटी चलते जाएंगे ना, पाई के आगे चलते जाओ और पाई आगे चले जाओ और पाई आगे चले जाओ और पाई आगे चले जाओ, तो बेटा है ना आप सिंप्लीफाई करना जानते हैं, 10 3 पाई प्लस पाई बाय 4 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटा ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे भाई, कम से कम 0 से प्रिंसिपल सॉल्यूशन में एक लिमिट तो थी कि 0 से 2 पाई के बीच का एंगल देना है, जनरल सॉल्यूशन में कोई लिमिट ही नहीं होती। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है सारे सॉल्यूशंस को मर्ज करके एक जनरल सॉल्यूशन बना दिया जाए, एक जनरल एक्सप्रेशन बना दिया जाए। जैसे मुझे क्या दिखा यहाँ पर कि समथिंग प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 2 पाई, तो पाई ऐड होता जा रहा है, मतलब पाई के मल्टीपल्स प्लस पाई बाय 4। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 वेयर n is any integer, n belongs to set of integers। तो बेटा देखो n को सेट ऑफ इंटीजर्स लिख दिया, n को अगर 1 डालोगे आप तो क्या देगा पाई प्लस पाई बाय 4, n को 0 डालोगे क्या देगा 0 प्लस पाई बाय 4, n को 2 डालोगे क्या देगा 2 पाई प्लस पाई बाय 4। तो बेटा जो ये सारे आंसर्स आने वाले थे, चलते जा रहे थे, ये सारे इसने एक नहीं कवर कर दिया ना इस जनरल एक्सप्रेशन ने, सिंबॉलिकली हमने ऐसे लिख दिया। तो बेटा हम क्या, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया बेटा हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कौन सा, ये सब नहीं हुआ जनरल सॉल्यूशन, ये जो हमने जनरलाइज करके लिखा n वगैरह के टर्म में, ये होता है, इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऐसा होता है कि n की जो वेरिएबल लिखे, n लिखे, k लिखे, इसकी जगह पे, इसकी जगह नए नए इंटीजर्स डालने पर क्या आता है बेटा, सारी x की वैल्यूज आती चली जाती है ना। आप n को 0 1 2 3 4 डालते चले जाइए तो बेटा सारी वैल्यूज जो है हमारे पास वो आती चली जाएंगी, ठीक है। तो बेटा जनरल सॉल्यूशन आप समझ गए कि सारे जो सॉल्यूशंस आने वाले थे आगे तक के एंगल्स सबको मर्ज करके एक जनरल एक्सप्रेशन बना दिया, उसको जनरल सॉल्यूशन बोल दिया। बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे बोला, जब 0 से 2 पाई के बीच का एंगल दोगे तो उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपने बोला, ठीक है बेटा। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो फिर भी ठीक है कि 0 से 2 पाई में हम देख लेंगे कि x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एंगल की कौन सा एंगल सेटिस्फाई कर रहा है, हम वैल्यू दे देंगे। लेकिन बेटा जनरल सॉल्यूशन यार कैसे मर्ज करोगे, मतलब जैसे यहाँ मैंने दिमाग लगाया यार पाई प्लस पाई 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 ऐड होता जा रहा है, चलो n पाई प्लस पाई बाय 4 कर दिया। बेटा नई नई चीजें आ सकती है ना, कभी पाई माइनस पाई बाय 4 को सेटिस्फाई कर सकता है। तो मुझे जनरल सॉल्यूशन का मैंने फिक्स एक्सप्रेशन बना लिए कि हमेशा आप वही करेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आप क्या करें कि जैसे कभी भी मेरे पास अगर साइन x इक्वल टू जैसे 1 आया था, या 10x इक्वल टू 1 आया था, तो आप 10x को क्या लिख लें 10 अल्फा लिख लें, मतलब एंगल की टर्म में लिख लें। जैसे साइन x इक्वल टू साइन अल्फा अगर है, वेयर अल्फा इज स्मॉलेस्ट एंगल, वेयर अल्फा इज सबसे छोटा एंगल। अगर साइन x इक्वल टू साइन अल्फा है तो बेटा x की वैल्यू जनरल करके कैसे लिखी जाती है, जनरलाइज करके n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, ये सीधे फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x की वैल्यू कैसे लिखोगे जनरलाइज करके x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 10x इक्वल टू 10 अल्फा, तो बेटा जनरलाइज करके कैसे लिखोगे x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। जैसे ये देखो यहाँ सेटिस्फाई हो गया ना n पाई प्लस अल्फा। अच्छा अगर कभी स्क्वायर वाले आ जाएं, जैसे साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर बेटा कोस स्क्वायर x इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, या फिर बेटा टेन स्क्वायर x इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, मतलब स्क्वायर वाले जब आ जाएं तो सभी के लिए सेम बात है, आपको क्या कर देना है इन तीनों के ही केस में x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहाँ n क्या है, वेयर n इज एनी इंटीजर। कोई दिक्कत है इसमें, कैसे इनको यूज करना है वो देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया
फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन, फॉर इक्वेशन। तो मान लो मुझे इक्वेशन दी हुई है बेटा cos x इक्वल टू √3/2। तो बेटा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो वैल्यू होगी cos हो, tan हो, sin हो, बेटा अगर वो बचे हुए आ जाए ना sec, cot और ये cosec, तो उनको 1/4 कर लेना। सही बात है बेटा, 1/4 कर लोगे तो खुद ही क्या आ जाएगा, वो sin cos वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फिर सोल्व कर लेना, इसलिए मैंने 3 ही बताए, sin cos tan, बाकी को 3 को तो 1/4 करके इनमें बदल लेना। तो जैसे जो वैल्यू दिया करे, जैसे cos की वैल्यू दी है √3/2, तो इसे बेटा सबसे छोटे एंगल की टर्म में लिख लिया करो, cos के साथ ही। cos x है तो इसे भी cos की टर्म में लिख लिया करो, तो cos π/3 हो जाएगा ये। तो अब दिख गया बेटा cos x इक्वल टू cos अल्फा टाइप। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, इसका फिक्स था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या दिख रहा है मुझे, π/3। तो ये बेटा मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया, और वेयर n इज एनी इंटीजर। बात समझ में आई बेटा? तो समझ गए कि किस तरह से जनरल सॉल्यूशन लिखने का। अब बेटा जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया, मेरे पास दिया गया कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर, फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर tan x या tan स्क्वायर x इक्वल टू, मैंने लिख लिया 3। सही है। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, जब मैंने ऐसे लिखा तो मैंने देखा कि यार tan, इसे भी tan स्क्वायर x है तो इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा चाहिए, उसी तरीके से लिख लिया करो। इसे मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ बेटा tan स्क्वायर π/3। तो tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, इसके लिए क्या फॉर्मूला था बेटा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये वेयर n इज एनी इंटीजर। तो ये बेटा मेरा जनरल सॉल्यूशन हो। तो समझ रहे हैं कि अगर tan x इक्वल टू cos x, tan x sin x इक्वल टू हो तो इधर भी sin cos tan लिख लें, अगर स्क्वायर वाला हो तो उधर भी स्क्वायर की तरह लिख लें। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है इसमें? देखिए और क्वेश्चंस देखते हैं। अल्फा क्या है, सबसे छोटा एंगल। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, एक्चुअली यहाँ जब हम सॉल्व करते हैं ना टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है, जब इनको हम सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, तो इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं। आप टाइप यूज, मैं लिख देता हूँ टाइप, वैसे मुझे इतनी खास जरूरत नहीं है। मान लो मैं टाइप 1 में चल रहा हूँ। टाइप 1 मतलब नॉर्मल, जैसे फैक्टराइज वगैरह करके हम वैल्यू निकालते आए हैं, मतलब फैक्टराइजेशन। जैसे होता है ना क्वाड्रेटिक वगैरह, कोई भी इक्वेशन हो फैक्टराइज वगैरह करते हैं आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया, सीधे क्वेश्चन से देखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है कि 2 sin x माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x इक्वल टू साइन स्क्वायर x। मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है भैया। मुझे बोला इसको सॉल्व करो, मतलब सीधी बात x की वैल्यू बताओ। यहाँ हम लोग जो है जनरल सॉल्यूशन ही मैं सारी उसमें लिखूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप बता ही देंगे कि भाई 0 से 2 पाई में एंगल देके। मैं जनरल सॉल्यूशन सभी में लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर जनरल सॉल्यूशन ही मांगा जाता है। मैंने इसको सॉल्व करने को बोला, सबको पहले लेफ्ट में लेकर आओ बेटा सॉल्व करने के लिए। मुझे ऐसे दिख रहा है यार, ये जो है ना मेरे पास साइन स्क्वायर, देखो इधर ज़्यादा कोस है, क्यों ना मैं उधर भी क्या करूँ बेटा, कोस वगैरह में कन्वर्ट कर दूँ साइन स्क्वायर, ताकि लेफ्ट राइट से कुछ कॉमन वगैरह आ जाए। इसे भी मैंने क्या कर दिया बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया। ये फैक्टराइज भी हो जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। सबको लेफ्ट में ले आओ तभी तो फैक्टराइज हो पाएगा, तभी तो इक्वेशन फैक्टराइज होगी। मैं बेटा इधर ले आया, ये कुछ ऐसा हो गया, ये इधर आएगा माइनस में आएगा ना, ऐसे माइनस 1 माइनस कोस एक्स एंड बेटा 1 प्लस कोस एक्स। बेटा 1 प्लस कोस एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है, जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही हो रही है। देखो एक तरफ ला के फैक्टर करके कॉमन लेके,
ये कितना हो गया बेटा 2 sin x माइनस cos x माइनस 1 प्लस cos x इक्वल टू 0। इससे ये कट गया। एक फैक्टर है मेरे पास 1 प्लस कोस इक्वल टू 0 और है ना दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर को आप अलग अलग जीरो करते हो ना, एक बार इसको जीरो कराया आपने, एक बार बेटा इस वाले को जीरो करवाया आपने। यहाँ से कितना आ गया बेटा sin x इक्वल टू 1/2 और बेटा यहाँ से कितना आ गया cos x इक्वल टू -1। और जब जनरल सॉल्यूशन लिखने होते हैं तो बेटा क्या करना होता है, जैसे sin x इक्वल टू लिखा है तो इसे भी साइन की टर्म में लिख लो, sin π/6 की वैल्यू होती है तो sin x इक्वल टू sin अल्फा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। याद है मैंने ये लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले कि sin x का फॉर्मूला ऐसे लिखा करें जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए। जब cos x इक्वल टू -1 है, इसे मैंने बेटा ऐसे लिख लिया cos x इक्वल टू -1 था तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ cos π, आप जानते हैं cos π इज -1, तो बेटा कितना हो गया x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। बेटा ये इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, है ना। वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर n इज एनी इंटीजर, तो ये दोनों हमारा आंसर होगा, ये भी हमारा आंसर है और बेटा ये भी हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है जब फैक्टराइज करके आंसर आते हैं, जैसे ये आया, जब फैक्टराइज करके आंसर आते हैं तो जैसे एक फैक्टर था दूसरा फैक्टर था तो बेटा क्या करते हैं इसमें जो है इससे जो वैल्यू आएगी वो भी हमारा वैल्यू है, जो इससे वैल्यू आएगी वो भी हमारी वैल्यू होती है, आंसर होता है। जैसे मान लो ये है मेरे पास x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये फैक्टर आ जाता है। एक बार आप इसको जीरो करते हैं, एक बार बेटा आप इसको जीरो करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से बीटा आ गई, इसको जीरो करने पर अल्फा आ गई, तो दोनों हमारे आंसर होते हैं ना अल्फा और बीटा। तो वैसे ये हुआ बेटा, दो फैक्टर होते हैं तो इसको भी जीरो किया, इसको भी, जो दोनों आंसर है वही हमारा आंसर, ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। कोई दिक्कत भैया इसमें, और आगे देखते हैं। तो नॉर्मल फिर से फैक्टराइज करा के करते आए हैं, उस तरह साइन कोष्टन की वैल्यू निकाल लिया करो फिर एक्स को लिख दिया करो। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास अगर क्वेश्चन है बेटा 2 cos x इंटू cos 2x इक्वल टू cos x, एक तरफ ले आते हैं। कभी भी बेटा से लेफ्ट से राइट का फैक्टर मत काट देना, ध्यान रखना, कभी कोई कट कर दे यहाँ पे। ये बेटा कुछ ऐसा हो गया, यहां से बेटा मेरे पास cos x कॉमन आ गया, कितना हुआ 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो एक बार आप पहले फैक्टर को जीरो करेंगे, एक बार आप दूसरे फैक्टर को जीरो करेंगे। यहां से आ गया बेटा cos 2x इक्वल टू 1/2 और यहां से था cos x इक्वल टू 0। सॉल्यूशन लिखने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे cos x इक्वल टू 0 था तो इसे cos की टर्म में लिखेंगे तो cos π/2 होता है। ऐसे बेटा ये cos इक्वल टू है, बेटा x की जगह 2x 3x कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू बेटा 1/2 को आप क्या लिख देंगे cos π/3। अब जैसे cos x इक्वल टू π/2 तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2n पाई प्लस माइनस π/2, एक आंसर ये हो गया। और देखिए जब बेटा जैसे ये 2x है वेरिएबल की जगह पे तो बेटा पूरा 2x ही लेके चलेंगे आप, दिस इक्वल टू इधर वाला वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल की जगह 2x 3x 4x कुछ भी हो तो इधर वाला इक्वल टू ये इधर वाला क्या हो जाएगा बेटा 2n पाई प्लस माइनस π/3। दो को अब उधर डिवाइड कर दीजिए, तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो दो को डिवाइड करेंगे तो n पाई प्लस माइनस π/6, तो बेटा ये भी हमारा आंसर है और बेटा ये भी हमारा आंसर है। कोई दिक्कत, तो समझ रहे हैं बेटा आप बात को, सही है भैया। कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है इसको आंसर को कि x इक्वल टू 2n पाई, अच्छा यहाँ आपको पता है n इज एन इंटीजर है ना, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है 2n पाई प्लस माइनस π/2 यूनियन n पाई प्लस माइनस π/6। बेटा एक ही बात है, यूनियन का मतलब भी वही है कि हमारा ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, दोनों को मिलाकर लिख दिया। यूनियन बोलो या अलग अलग लिख रहे हैं तो बात एक ही होती है। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, और आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक बेटा जब हम लोग इक्वेशन पढ़ते थे, नॉर्मल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक कुछ बातें हमने पढ़ी थी कि भैया जैसे अगर कोई ऐसा वेरिएबल है, अगर हमने सॉल्यूशन जब निकाला कोई ऐसा सॉल्यूशन आ गया, जनरल बात है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझ लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमने कोई सॉल्यूशन निकाला फॉर इफ
for any value of x any term become infinity, any term become infinity, or any denominator became जीरो, देन या तो कोई टर्म इन्फिनिटी हो गई या फिर किसी का डिनोमिनेटर जीरो हो गया, देन रिजेक्ट दैट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्यूशन मतलब आंसर में से बेटा x की उस वैल्यू को आप रिमूव कर दें जिस x की वैल्यू पर कोई टर्म हमारी इन्फिनिटी बनती है या फिर कोई टर्म हमारा जीरो हो जाता है, किसी का डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। तो जो आंसर हमने निकाले हैं उनमें से x की उस वैल्यू को हटा देंगे जिस वैल्यू पर इन्फिनिटी बना है कोई टर्म या डिनोमिनेटर जीरो हुआ है। ठीक है, और देखिए कहां पे स्टक होना चाहिए हमें, किसी क्वेश्चन में बेटा 10x अगर है तो कहां पे इन्फिनिटी होता है, पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे इन्फिनिटी हो जाता है। कहीं बेटा कोट एक्स है वो कहां पर इन्फिनिटी हो जाता है, जीरो या फिर पाई के मल्टीपल्स पर इन्फिनिटी हो जाता है। ऐसे बेटा अगर मेरे पास कोसेक है तो कोसेक कहां पर इन्फिनिटी हो जाता है, पाई के मल्टीपल्स पर इन्फिनिटी हो जाता है। अगर बेटा मेरे पास सेक एक्स है वो कहां पर इन्फिनिटी हो जाता है, वो पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पर इन्फिनिटी हो जाता है। सही है भैया, तो मतलब ये है कि थोड़ी हमें इसकी आदत भी होनी चाहिए अब से कि किसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, अगर उस इक्वेशन में 10 कॉट कोसेक और सेक ये दिख रहे हो या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिख रहा हो, तो भैया जो आंसर निकाला ना x की उस वैल्यू को थोड़ा पुट करके देख लेना इनमें। 10 कॉट कोसेक और सेक में साइन कोस में कोई खतरा नहीं होता क्योंकि वो कभी इन्फिनिटी होते ही नहीं है। पुट करके देख लेना भैया, अगर कहीं इन्फिनिटी बन जाए या डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो उसको हटा देना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पता दिखा देता हूं बेटा मैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, cot x माइनस cos x इक्वल टू 1 माइनस cot x इंटू cos x इंटू cos x। और देखिए एक तरफ ले आइए, ये हो गया cot x, मैं कोट वालों को एक साथ लिख लेता हूं बेटा, अब इसमें cot x कॉमन आ रहा है तो ये हो गया 1 प्लस cos x। बेटा इसमें भी माइनस कॉमन आ रहा है तो क्या हो गया cos x प्लस 1। बेटा cos x प्लस 1 कॉमन आ गया और एक आ गया cot x माइनस 1। दोनों को बेटा एक एक बार जीरो करवाइए, एक बार बेटा मैंने इसको जीरो किया, एक बार बेटा मैंने इसको जीरो किया। जब आप cos x को माइनस, ये माइनस बनाया और यहाँ से cot x इक्वल टू क्या आ गया 1। बेटा cot x इक्वल टू अगर 1 है तो 1 अपॉन कर दो तो tan x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था ना कि साइन कोस टेन इनमें हमने फॉर्मूले देखे थे जनरल सॉल्यूशन के। बेटा cos x इक्वल टू अगर माइनस 1 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cos पाई, बेटा cos x इक्वल टू cos अल्फा हो गया तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2n पाई प्लस माइनस पाई। सही है भैया, इसको देखिए अगर tan x इक्वल टू 1 है तो मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4। तो बेटा 10 के केस में जनरल सॉल्यूशन कैसे आता था, n पाई प्लस पाई बाई 4। ये दो सॉल्यूशन हो गए। अब एक काम कीजिए, दोनों में से एक एक आंसर को उठा के जरा वापस देख बेटा, देखो क्वेश्चन में कोस को कोई खतरा नहीं होता लेकिन कोट को खतरा होता है। मैंने बताया था ना कोट 10 कोसेक और सेक इनको खतरा होता है, तो कोट कहीं इन्फिनिटी ना बन जाए। देखो बेटा ये क्या दे रहा है, पाई का मल्टीपल दे रहा है, जैसे एन को तो क्या कोई इंटीजर है ना, तो एन को मान लो आपने जीरो रखा तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया प्लस पाई या माइनस पाई कुछ भी। एक्स इक्वल टू पाई अगर मैंने यहाँ रिप्लेस किया, एक्स इक्वल टू पाई अगर मैंने यहाँ रिप्लेस किया तो कोट पाई कितना होता है बेटा भाई 4x इक्वल टू पाई, कोट पाई कितना हो जाता है इन्फिनिटी। तो बेटा ये गलत हो गया, इसे हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, टर्म इन्फिनिटी हो गई हमारी, क्वेश्चन में एक दी हुई टर्म इन्फिनिटी हो गई इस पे। तो बेटा बिकॉज फॉर दिस वैल्यू एनी टर्म ऑफ गिवन इक्वेशन
became infinity. So reject this value. समझ गए भैया? तो ऐसे पुट कर आके देख लिया करें वापस क्वेश्चन में। और कब पुट कराना है? जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया हो तो डिनोमिनेटर में पुट करवाना है। और बेटा कोट 10 sec कोसेक ये दिया हो तो इनपुट करवाना है। तो बेटा इसे हमने रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ n को अगर आप n तो कोई भी इंटीजर है, n को मान लो आपने 0 रखा तो x इक्वल टू पाई बाई 4, कोई भी एक वैल्यू लिया करो, n को कुछ भी रखे बस एक वैल्यू ले लिया करो। n x को मैंने पाई बाई 4 लिया, 4x इक्वल टू पाई बाई 4। बेटा खतरा सिर्फ नहीं में होता ना 10 कोट वगैरह में, तो कोट पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं, इंफिनिटी नहीं बन रहा है, मतलब ये वैल्यू सही है। तो आंसर हो गया फाइनल वाला ये। तो समझ गए बेटा क्या करना है? सॉल्यूशन निकालने के बाद के भी हमारे पास कुछ काम रहेंगे ऐसे। ठीक है भैया, और आगे देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 10 cos x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज वगैरह करते हैं बेटा, ये सिंपल क्वाड्रेटिक की तरह फैक्टराइज हो रहा है। 9 cos x और माइनस cos x मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 3 cos x माइनस 1 एंड cos x माइनस 3। बेटा कुछ और भी बातों का आप ध्यान रखेंगे, जैसे आप एक बात जानते होंगे साइन x की वैल्यू कहां से कहां होती है? -1 से 1। cos x की वैल्यू कहां से कहां होती है बेटा? -1 से 1, है ना। और बाकी 10 तो सब में सब चलता है। तो बेटा मान लो कभी हमने किसी इक्वेशन को फैक्टराइज किया, उसमें साइन x की वैल्यू -1 से 1 में आई नहीं, कुछ बाहर आ गई, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा, रिजेक्ट करना पड़ेगा ना। ऐसे ही मान लीजिए cos x की वैल्यू -1 से 1 में होनी चाहिए, उससे बाहर तो जा ही नहीं सकती। और जब आपने वैल्यू फैक्टराइज किया किसी क्वाड्रेटिक को, तो वैल्यू -1 से 1 में है ही नहीं, बाहर चली गई, तो बेटा उसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो कोई नॉट पॉसिबल वैल्यू आ रही है उसे रिजेक्ट करना पड़ता है। जैसे दो फैक्टर है, दोनों को मैंने एक बार पकड़ के 0 के इक्वल किया, ये आ गया cos x इक्वल टू 3 और ये आ गया कितना? cos x इक्वल टू 1/3। बेटा एक बात बताइए, cos x की वैल्यू 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए cos का वैल्यू तो क्योंकि ये नॉट पॉसिबल है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट करवा दिया। ठीक है भैया, अब इधर चलते हैं। अगर मेरे पास cos x इक्वल टू 1/3 है, ठीक है, तो अब यार 1/3 पर मुझे तो इधर cos में लिखना है भाई। cos x इक्वल टू 1/3 है और वैल्यू -1 से 1 के बीच भी है, पॉसिबल भी है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ऐसी वैल्यू दी होगी जिसका आप जानते ही नहीं है एंगल, जिसका आप किसके लिए क्या एंगल लिखे, किसकी जगह पर क्या लिखे हम जानते ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करें, लिखना तो आपको cos की टर्म में ये मजबूरी है, cos x इक्वल टू cos समथिंग, तो cos भी लगा दो और cos इनवर्स भी लगा दो 1/3 पे। बन गया cos, जबरदस्ती बना दो। मान लो 10x इक्वल टू होता तो 10 भी लगा दो, 10 इनवर्स भी लगा दो, अंदर की तरफ इनवर्स लगा दो। तो इसको पूरे को अगर मैं अल्फा की तरह ट्रीट करूं तो ऐसा दिख रहा है cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो क्या आंसर आ जाता था? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3। अल्फा की जगह बना cos इनवर्स 1/3 था ना, तो ये आंसर हो गया बेटा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा, समझ गए आपको क्या करना है ना। वेयर n इज एन इंटीजर, ये तो आप जानते ही। तो कभी आप का जो वैल्यू दी है cos की, साइन की, tan की, उसकी आप उसके से रिलेटेड एंगल नहीं जानते, तो आप इनवर्स बना दें जबरदस्ती, फंक्शन उसके अंदर में इनवर्स, ठीक है, और उसको सीधे एंगल की तरह यूज कर लें उसे इनवर्स वाले। आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स -4 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। देखिए
बेटा फैक्टराइज वगैरह करने की कोशिश करें, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये साइन है, ये कोस है, 4 और 3, बेटा हम ऐसे कर सकते हैं ना, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर रहा हूँ, -4 साइन एक्स कोस एक्स और +3 साइन एक्स कोस एक्स -4 कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इनमें से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, साइन एक्स, क्या बचा 3 साइन एक्स -4 कोस एक्स, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, कोस एक्स, तो क्या बचा बेटा 3 साइन एक्स -4 कोस एक्स। तो बेटा 3 साइन एक्स -4 कोस एक्स ये कॉमन आ गया, यहां से कितना हो गया बेटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ऐसा हो गया। तो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, दोनों को एक बार 0 कर दो बेटा। एक बार मान लीजिए मैंने इस फैक्टर को 0 किया, एक बार मान लीजिए मैंने इस फैक्टर को 0 किया, यहां से आ गया उधर जाकर के ऐसे, कोस से इधर डिवाइड कर दो, तो ये आ गया बेटा 10x इक्वल टू -1। यहां से कितना आ गया बेटा, इसको मान लीजिए आप उधर ले गए तो 4 cos x, इससे कोस से डिवाइड कर दिया तो ये इधर में बन गया साइन अपॉन कोस, मतलब 10x, ये 3 को उधर ले गए तो 4/3। बेटा x की जो वैल्यूज आएंगी यहाँ दिए हुए क्वेश्चन में साइन कोस है तो कोई खतरा नहीं होगा, इन्फिनिटी बनने वाला कोई खतरा नहीं है, तो चेक नहीं करवाना है। अच्छा दूसरी बात, 10 की वैल्यू तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, तो 4/3 भी चलेगी और -1 भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्ट कराने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं इस वाले में आया तो इधर मुझे राइट साइड में जबरदस्ती 10 लिखना पड़ेगा, तो 10 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 10 -π/4, आप जानते हैं इसकी वैल्यू -1 होती है, निगेटिव में भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे, -π/4। अच्छा तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, मतलब इधर बेटा -π से पाई के बीच में कुछ भी एंगल लिख सकते हो, ध्यान रखना यहाँ पे, है ना, यहाँ जब आप लिखते हो ना तो इसको राइट साइड को -π से पाई के बीच में कुछ भी एंगल लिख लिया करो। और देखिए बेटा ये हो गया मेरे पास कितना, 10x इक्वल टू इतना हो गया भैया, और x इक्वल टू हो जाएगा nπ प्लस, और ये जो एंगल है ऐसे, तो ये हो गया मेरे पास x इक्वल टू nπ -π/4, कोई दिक्कत है, ठीक है। और आगे देखिए इधर, अगर बेटा मैं इधर की बात करता हूं तो इधर देखना क्या आएगा, इधर मेरे पास आने वाला है ये बेटा, मैं मुझे लिखना तो 10x है 4/3 को 10x की टर्म में, लेकिन मैं एंगल नहीं जान रहा हूं, ओके, कोई के मतलब 4/3 कितना एंगल होता है, तो आप क्या करें 10 भी लगा दें और 10 इनवर्स भी लगा दें, कुछ को याद होगा ये 53 डिग्री वगैरह कुछ होता है, लेकिन बेटा इतना नहीं सोचना है, ठीक है, वो ऑप्शन देखना है कि क्या लिखा हुआ है वहां पे, इनवर्स के टर्म में लिखा होगा ऐसा ऑप्शन, तो बेटा 10 भी लगा, जहां एंगल को नहीं जानते तो 10 इनवर्स लगा दिया, तो बेटा इसे अल्फा की तरह ट्रीट करेंगे एंगल की तरह, तो x इक्वल टू कितना हो गया nπ प्लस 10 इनवर्स 4/3, ये भी आंसर हो गया, ये भी हो गया, कोई दिक्कत है, चलें अब आगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 6 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 5, ठीक है भैया। और देखिए इसको भी हाफ एंगल में तोड़ लूं क्योंकि ये भी वैसा ही है, ये हो जाएगा बेटा कितना 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख दिया बेटा मैंने इसको, तो इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5, ये हो गया बेटा मेरे पास 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5। बेटा ये कोस स्क्वायर है, इसको भी क्यों ना मैं साइन स्क्वायर में ही बदल दूं, ऐसा हो गया, ये मेरे पास हो गया ऐसा, और ये प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ 6 है तो 8 और 6 कितना हो गया बेटा 14 साइन स्क्वायर एक्स और आ गया अलग से, और -5 इक्वल टू 0, ऐसा हो गया बेटा। अब मुझे एक बात बताइए, आप चाहे तो माइनस का मल्टीप्लाई करवा लीजिए,
बेटा यहाँ ऐसा दिख रहा है ना, क्वाड्रेटिक है जिसका वेरिएबल साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स ही एक्स की जगह पे दिख रहा है। सही बात है भैया? ऐसे तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स को ही वेरिएबल समझ के इसको फैक्टराइज कर दिया बेटा। साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर -8 फैक्टराइज हो पा रहा है नहीं? मैं फिर से कैलकुलेशन देख लेता हूँ। इसका स्क्वायर क्या, 8 आ गया, ये पहले से 6 दिया हुआ था, ठीक है, ये 5 था, सही है। एक तरफ लेकर आए, स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, तो 8 साइन स्क्वायर हो गया, 8 और 6 14, ठीक है, ये हो गया माइनस का 8, ठीक है, ये 5 हो गया, ठीक है, 8 और 5 कितना होता है 13, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 और 4 में टूट गया, सही, 10 और 4 में 10 साइन स्क्वायर एक्स और -4 साइन स्क्वायर एक्स। नॉर्मल जैसे फैक्टराइज करते हैं आप कि इसका और इसका प्रोडक्ट करवा लिया, उसको दो जगह ब्रेक कर दिया। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, इनसे -1, ऐसे ही दूसरा बच जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स -5, सॉरी 4 साइन स्क्वायर एक्स -5, ठीक है बेटा। एक बार इसको जीरो करवा लीजिए, एक बार इसको जीरो करवा लीजिए, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 5/4, बेटा यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, ठीक है भैया। तो जब साइन स्क्वायर एक्स जो है 5/4 है, जब साइन स्क्वायर एक्स जो है बेटा वो 5/4 है, तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स कभी 1 से बड़ा हो सकता है क्या, कभी नहीं। ये तो 5/4 तो जबकि 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसे बेटा रिजेक्ट करवा दिया, क्योंकि जो साइन है वो कहां से कहां है बेटा, साइन स्क्वायर तो सिर्फ 0 से 1 हो सकता है, उससे बाहर जा ही नहीं सकता, तो बेटा 5/4 हो ही नहीं सकता, इसे रिजेक्ट करवा दिया। अब इसकी बात करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है 1/√2, इसको मैं इधर रख के सोल्व कर देता हूं बेटा। तो जब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 है, तो इधर भी साइन स्क्वायर है तो उधर भी साइन स्क्वायर ही लिखना पड़ता है ना, तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कितना हो गया बेटा साइन स्क्वायर π/4, ऐसे। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा n पाई प्लस माइनस π/4। ये आपको मैंने पहले बताया हुआ जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना है स्क्वायर वालों का। तो बेटा ये आंसर हो गया, कोई खतरा कहीं है नहीं, चूंकि साइन है इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में, वरना क्वेश्चन में अगर वो 10 कोट सेक कोसेक ये सब होता तो हम वापस एक वैल्यू चेक करा के देख लेते हैं कि कहीं कोई इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा। सही है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलते हैं, तो चीजें समझ में आने लगी होंगी बेटा, है ना। देखिए एक थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है बेटा ये, देखिए मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन of trigonometric equation cos 4x plus 6 इक्वल टू 7 cos 2x, ठीक है बेटा। उसने एक बात और लिखी है बेटा, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मांगा, इसने बोला इस बार एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, sum of all solutions in 0 से 3 पाई, 0 से 3 पाई के बीच में जितने भी इसकी वैल्यूज आ रही हैं उनका सबका हमें सम चाहिए, ठीक है बेटा। देखते हैं कैसे करना। बेटा ये cos 4x है, ये cos 2x है, क्यों ना मैं इसको भी हाफ एंगल में ब्रेक कर लूं, एक जैसा बन जाएगा, उसी को वेरिएबल समझ लूंगा। इसको मैंने लिख लिया बेटा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ऐसा कुछ हो गया। ये हो गया बेटा मेरे पास 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 7 cos 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा ये ब्रेक हो रहा है किसमें, ऐसे माइनस 5 cos 2x माइनस 2 cos 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा ये आ गया मेरे पास 2 cos 2x माइनस 5 एंड एक आ गया बेटा मेरे पास cos 2x माइनस 1, ठीक है। यहां से बेटा अगर मैं cos 2x इक्वल टू 5/2 आएगा और यहां से cos 2x इक्वल टू 1/1 आएगा सिर्फ। बेटा ये तो क्या हो गया बेटा, cos की वैल्यू 5/2 हो ही नहीं सकती, क्योंकि cos की जो वैल्यू है
वो तो बेटा सिर्फ -1 से 1 ही रहेगी, तो इसे मुझे रिजेक्ट करवाना पड़ गया क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। अच्छा, इस पे चलते हैं। अगर cos 2x इक्वल टू 1 है बेटा, तो यहां से कितना हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे कितना, cos 1 कब होता है 0, बेटा ये कितना हो गया 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा n इंटू पाई, वेयर n इज क्या होता है n, एनी इंटीजर। सही है, ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इसने ये बोला था बेटा कि 0 से 3 पाई में जितने भी सॉल्यूशन हो उनका सम बता दीजिए। देख लीजिए बेटा, अब जब ऐसा आया करे जब 0 से आगे को बढ़ रहा है तो n की वैल्यू 0 से पुट करनी स्टार्ट कर दिया कीजिए। अगर निगेटिव में भी होता, मान लो मुझसे बोलता है कि -3 पाई से 3 पाई के बीच के सॉल्यूशन का सम बताइए, तो बेटा n की वैल्यू निगेटिव में भी रखते हैं, जैसे -0 -1 -2 -3, पॉजिटिव में भी जाता है 0 1 2 3। सिर्फ 0 या 0 से बाद की बात करें तो क्या करें, आप सिर्फ n को 0 से शुरू कर दें। तो आप n को एक बार पुट कीजिए 0, चूंकि n कोई भी इंटीजर बोला था इसने, n को 0 करेंगे तो x इक्वल टू n पाई है, क्या आ जाएगा x इक्वल टू n को 0 रखेंगे तो 0। ऐसे बेटा एक बार n को 1 पुट कीजिए, जनरल सॉल्यूशन में ना 0 1 2 3 ऐसे पुट करते जाइए, जो वैल्यू आती चली जाएंगी x की, जो आपके इंटरवल में हो उनका सम निकाल देना। फिर जैसे n की वैल्यू को बेटा 1 पुट किया तो n पाई में पुट किया तो n पाई हो गया, n इक्वल टू 2 पुट किया तो x इक्वल टू 2 पाई हो गया, x n इक्वल टू बेटा 3 पुट किया तो x इक्वल टू क्या हो गया 3 पाई हो गया। बेटा n को अगर मैंने यहां पर जो है 4 पुट किया तो x इक्वल टू हो गया 4 पाई। बेटा नहीं, इतने आगे तक नहीं जाना था, इसने बोला ना 0 से 3 पाई में सिर्फ देखना था, तो 0 से 3 पाई में क्या क्या वैल्यू आ रही है x की, 0 पाई 2 पाई एंड 3 पाई, 4 वैल्यू आ रही है, इनका सम मांगा था बेटा। तो 0 से 3 पाई में जो वैल्यू आए उनका सम बता दीजिए, तो सम कितना हो जाएगा 0 प्लस पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई, कितना आ रहा है 6 पाई हो गया बेटा आंसर। बात समझ में आ रही है बेटा, लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है 5 10 की पावर 4x माइनस सेक की पावर 4x इक्वल टू 29। बेटा ये 10 में है, ये सेक में, दोनों को एक जैसा बना लूं, 10 में बना लूं या फिर सिर्फ सेक में, तभी तो उसको वेरिएबल समझ लूंगा मैं, है ना। एक ही वेरिएबल जगह जगह दिया अच्छा होता है। तो मान लीजिए मैंने क्या काम किया, इसे सेक स्क्वायर का स्क्वायर लिखा बेटा पहले। आप ये वाली बात जानते हैं कि सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो ऐसे हो गया है ना। और देखिए इसको होल स्क्वायर को बेटा ओपन कर लीजिए तो ये ऐसे आ जाएगा, एक तरफ ले आइए, ये हो गया 4 10 की पावर 4x माइनस 2 10 स्क्वायर x, इसको इधर लाओगे तो ये हो गया बेटा -30 इक्वल टू 0। दो तो कॉमन आ जाएगा, ये 2 इंटू बेटा ये हो जाएगा है 2 कॉमन आके उधर भगा देना, 0 की तरफ काट देना, ये बेटा इसका स्क्वायर हो गया, माइनस बेटा ये 10 स्क्वायर हो गया, और ये जो है मेरे पास कितना हो गया 15 हो गया। कोई दिक्कत, तो 10 स्क्वायर एक्स जगह जगह पे एक जैसा दिख रहा है, उसी को मैं अपना वेरिएबल समझ लूंगा बेटा। अब देखिए 10 स्क्वायर एक्स को अपना वेरिएबल आपने समझ लिया, तो फैक्टराइज कीजिए बेटा इसको, 15 और 2 15 इंटू 2 30 हो गए, मुझे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 1 है, तो मैं कर सकता हूं 6 और 5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा दिस स्क्वायर माइनस 6 टाइम दिस प्लस 5 टाइम दिस, ये हो गया मेरे पास 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, नहीं या प्लस 5 कॉमन आ रहा है ना वहां से, फिर से लिख देता हूं 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5 एक फैक्टर आ रहा है बेटा, दूसरा फैक्टर आ रहा है 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3, ऐसे आ रहा है बेटा। तो यहां से 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक आ गया -5/2, एक आ गया बेटा 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्योंकि इस कोई भी स्क्वायर कभी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता है ना, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव,
स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब इस पे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ बेटा, ऊपर की तरफ ले जा करके 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। बेटा इधर 10 स्क्वायर है, उधर भी स्क्वायर की तरह लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख लिया। ये कितना हो गया बेटा 10 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया बेटा। ये जब 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर पाई बाई 3 है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। बेटा हम एक बात और करते थे, जब ये टेन और सेक क्वेश्चन में होते थे, टेन सेक कोस या फिर कोट, हम वापस पुट करा के देखते थे कहीं इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा। बेटा देखिए पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 पर टेन भी इन्फिनिटी नहीं होगा, सेक भी इन्फिनिटी नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बेटा। और डिनोमिनेटर भी कहीं नहीं है, वरना डिनोमिनेटर में पुट करके देखते कि कहीं डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो जा रहा। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको काफी जो है समझ में आ रही होंगी बेटा। अब हम लोग जो है बेटा चलेंगे टाइप 2 पे। ठीक है, तो बेटा टाइप 2 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि बात ऐसी है ना कि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पहले बेसिक चीजें आप आज समझ लिए, फिर नए नए किस किस टाइप की। बेटा बेसिक यही है, आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना जो मैंने पढ़ाया है, और बेटा इस पर बस और नई नई कैसी इक्वेशन दिख सकती हैं, बस वो वाली बात आएगी। कॉन्सेप्ट सारे यही रहेंगे 100%। ठीक है बेटा, कि आप किसी भी तरह फैक्टराइज वगैरह करके साइन कोस टेन की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सॉल्यूशन लिख देंगे उसका। कहीं किसी वैल्यू को आप जानते नहीं होंगे तो उसे इनवर्स लगा देंगे जबरदस्ती, जैसे कोस लिखना है तो कोस कोस इनवर्स लिख देंगे, है ना। दूसरी बात, साइन कोस की वैल्यू मान लो -1 से बने में नहीं दे रखी है, बाहर दे रखी है, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जनरल बातें हैं। ठीक है बेटा, किसी वैल्यू पर कोई टर्म इन्फिनिटी हो जा रही है या डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, उसको आप वहीं रिजेक्ट कर देंगे। तो ये बेसिक बातें हैं। तो मेरा जो है आपसे आज यही रिक्वेस्ट रहेगी, इसको देखिए। और आप जो है बेटा इन सब मैंने जनरल सॉल्यूशन मैंने निकाला, चूंकि ज्यादातर वही पूछता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप तुरंत दे सकते हैं बेटा, 0 से 2 पाई का एंगल लिख देंगे उठा के, ये काम खत्म हो गया, है ना बेटा। जनरल सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप जो है एक काम और कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा सकते हैं इसके बाद। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही ये मिलेंगे, सेकंड वाली एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, है ना। और बाकी जो है बेटा नेक्स्ट क्लास में और भी हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इससे रिलेटेड वो करेंगे। दो क्लास और लगेंगी बेटा आज के बाद, 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। तो कल और परसों में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया, थैंक यू।